अब हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का न्यू चैप्टर जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। बड़ा मजेदार चैप्टर है। और मजेदार चैप्टर कैसे है, कहने का मतलब मजेदार चैप्टर ऐसा है कि एक तो इंटरेस्टिंग है और दूसरी बात इसका यूज बहुत ज़्यादा है। यूज बहुत ज़्यादा है मीन्स अभी हम कौन सी क्लास पढ़ रहे हैं, 10th क्लास पढ़ रहे हैं। 10th क्लास का कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, 8th चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद में पढ़ेंगे हम अगले साल 11th क्लास, फिर उसके बाद में पढ़ेंगे 12th क्लास और उसके बाद में भी फिर प्लस कॉलेज लेवल की हम स्टडी करेंगे और मैथ्स और कंटिन्यू पढ़ेंगे या फिजिक्स पढ़ेंगे या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे। कहने का मतलब ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास से स्टार्ट होता है तो आपको लाइफ टाइम इसका यूज़ करना है। और यदि हम सिलेबस की बात ना करें तो हमारी डेली लाइफ में भी इसका यूज़ है और वो कैसे है उस पर अभी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि मैथ्स का सबसे ज़्यादा डेली लाइफ में यूज़ करने वाला चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री है, सबसे ज़्यादा, ठीक है। वैसे तो मैथ्स अगर देखा जाए तो हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है और हर चैप्टर का एक अपना इंपॉर्टेंस है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का क्या इंपॉर्टेंस है इस पर हम डिस्कशन करते हैं। अभी हम 8th चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसके बाद में 9th चैप्टर पढ़ेंगे और जिसका नाम क्या है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। कहने का मतलब इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तभी ये एप्लीकेशन इसकी पढ़ पाएंगे ना भाई। किसी चैप्टर की एप्लीकेशन कब पढ़ पाएंगे, जब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर हो। अच्छा, इसके बाद में जब 11th क्लास में पहुंचेंगे तो 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री और ज़्यादा प्लस में आपको मिलने वाली है। कहने का मतलब 10th क्लास में जो भी रहेगा उसका एडवांस फॉर्म यहाँ पर मिलेगा 11th क्लास में, और वो तभी समझ में आएगा जब आपने 10th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ा है। इसके बाद में 12th क्लास पढ़ेंगे और 12th क्लास का शायद ही कोई ऐसा चैप्टर होगा जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ नहीं किया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ 12th क्लास के लगभग सारे चैप्टर में है। ये तो बात की हमने मैथ्स की। इसके अलावा अगर फिजिक्स की भी बात करें तो फिजिक्स में भी इसका यूज़ है और कई सब्जेक्ट में इसका यूज़ है, ठीक है ना। और उसका इंपॉर्टेंस अभी समझ में आ जाएगा पढ़ते पढ़ते में कि वास्तव में बात तो जो बोली जा रही थी वो एकदम करेक्ट बात है, क्योंकि इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा है। क्वेश्चन ये उठता है कि ये ट्रिग्नोमेट्री आया कहाँ से, ट्रिग्नोमेट्री आया कहाँ से। तो ग्रीक वर्ड है 3, एक तो है ट्राई और दूसरा है गॉन और थर्ड है मेट्रॉन। ट्राई का मतलब क्या होता है 3, ट्राई जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है, तो ट्राई का मतलब होता है 3। गॉन का मीन्स होता है साइड्स और मेट्रॉन का मीन्स का मतलब होता है मेजर। क्या होता है, मेजर। मेरे ख्याल से यहाँ पर जो 3 वर्ड हमें मिले हैं इसकी ट्रिग्नोमेट्री की अगर मीनिंग निकाले तो हमारे पास में 3 वर्ड मिले हैं और 3 वर्ड को अगर आप एक बार में पढ़ते 1 शॉट में अगर पढ़ते तो इसकी मीनिंग यहाँ पर बन के आ जाती। कैसे, 3 साइड्स मेजर। 3 साइड्स का मेजरमेंट कहाँ होता है, जैसे मैंने आपको बोला कि मैथ्स में ऐसा कौन सा फिगर है जहाँ पर 3 साइड्स की बात की जाती है, तो आप बोलेंगे सर ट्राइंगल है। आ गई ना बात तुरंत दिमाग में, क्या है, ट्राइंगल है। अच्छा, ट्राइंगल भी तो अलग अलग टाइप के होते हैं, ये भी तो ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है और भी कई प्रकार के ट्राइंगल हो सकते हैं। तो किस प्रकार के ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री यूज की जाती है तो उस पर अभी हम डिस्कशन देखते हैं। देखिए, हमने यहां पर चैप्टर का नाम क्या लिखा है, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के बगल में क्या दिखाई दे रहा है आपको, यहां पर राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रिग्नोमेट्री यूज की जाती है वो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए यूज की जाती है। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या हुआ, एक एंगल इसका क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। और स्वाभाविक सी बात है कि 2 एंगल जो रिमेनिंग 2 एंगल्स जो बचेंगे वो क्या हो गए, तो ये हो जाएंगे एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मीन्स 90 डिग्री से कम, ये क्या हो जाएंगे, एक्यूट एंगल हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक एंगल अगर थीटा है तो सेकेंड एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। फिर से और एक बार, तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री है। 180 में से एक एंगल राइट एंगल है, 90 डिग्री है, तो इसमें से तो 90 गया, तो कितना बचा हमारे पास में, 90 बच गया, 90 डिग्री बच गया।
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल प्लस ये एंगल, दोनों एंगल मिला के कितनी डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। होगा कि नहीं 90 डिग्री? जब दोनों मिला के 90 डिग्री होगा तो इस एंगल की वैल्यू अगर मान लिया जाए कोई भी है 30 डिग्री है, इसकी वैल्यू अगर मान लिया जाए 30 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ये 45 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 45, क्योंकि दोनों का सम कितना होगा? 90। ये 60 होगा तो ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल की क्या होती है, एक फीचर्स होते हैं, ये हमें मालूम होना चाहिए। अच्छा, अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये राइट एंगल ट्राइंगल के लिए यूज होगा क्या? बाकी अगर कोई ट्राइंगल बन गया तो क्या इसके लिए यूज नहीं किया जाएगा ट्रिग्नोमेट्री? और नहीं किया जाएगा तो ये तो बड़ी प्रॉब्लम है। तो बिल्कुल किया जाएगा। और वो कैसे किया जाएगा? डायरेक्ट नहीं किया जाएगा, इनडायरेक्ट किया जाएगा। ओवरऑल अभी तक अगर हम यहां पर देखें तो हमें एक बात समझ में आ रही है। क्या समझ में आ रही है? कि इसका जो यूज किया जाता है राइट एंगल ट्राइंगल के लिए यूज किया जाता है। और यदि इस प्रकार का अगर कोई ट्राइंगल है, सपोज करें कि मैं ABC इसका नाम दे देता हूं, तो इसके हमें क्या करना होगा? राइट एंगल ट्राइंगल बनाना होगा। और कैसे बना सकते हैं? मान लिया जाए कि कोई वर्टेक्स है और इसकी अपोजिट साइड पर अगर मैं परपेंडिकुलर डालूं, देखिए इसकी अपोजिट साइड पर क्या कर दिया मैंने? परपेंडिकुलर डाला। और परपेंडिकुलर डालेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर क्या बन गया? 90 डिग्री का एंगल बनेगा और इधर भी इस साइड में भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो आपके पास में दो राइट एंगल ट्राइंगल बन गए ना। एक राइट एंगल ट्राइंगल ये बन गया, ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल इधर बन गया ये वाला, और दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास में इस साइड में बन गया, ये वाला एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो दो राइट एंगल ट्राइंगल बन गए। तो इसमें भी ट्रिग्नोमेट्री लगा दीजिए, इसमें भी ट्रिग्नोमेट्री लगा दीजिए। ओवरऑल डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट आपको ट्रिग्नोमेट्री यूज करना है। देखिए यहां पर भी हमारे पास में एक ट्राइंगल है, इससे हम कैसे राइट एंगल ट्राइंगल बना सकते हैं? तो किसी भी एक वर्टेक्स से, मान लिया जाए एक मेरे पास में ये वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स से मैं क्या कर देता हूं? परपेंडिकुलर डाल देता हूं नीचे और इस साइड को आगे एक्सटेंड कर देता हूं। क्या हो जाएगा? हमारे पास में ट्राइंगल था ABC और जो परपेंडिकुलर डाला उसका नाम क्या आ गया? D आ गया। अब देखिए आप यहां पर ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास यहां पर बन गया और दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल ये वाला बड़ा बन गया। तो यहां पर भी आप ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं। ओवरऑल घुमा फिरा के ये जो सिचुएशन है वो अगले चैप्टर में यूज होना है। इस चैप्टर में आपको सिचुएशन बनेगी ऐसी, जब राइट एंगल डायरेक्ट राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बनेगा तो आप क्या करेंगे? उसको राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे। ऐसी बहुत सारी सिचुएशन एप्लीकेशन आप ट्रिग्नोमेट्री में आपको मिलने वाली है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमें इस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री में हमें पढ़ना क्या है, समझना क्या है? तो ओवरऑल इतनी बात अभी टेम्पररी आप इतना याद रख लीजिए कि ट्रिग्नोमेट्री जो यूज किया जाता है वो केवल राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही यूज किया जाता है। बस इतनी बात अभी टेम्पररी याद रख लीजिए, और फिर उसके बाद में कैसे उसको कन्वर्ट किया जाता है वो सारी बातें हम नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे, ठीक है? अब देखिए यहां पर मान लिया जाए कि मेरे पास में एक कुतुब मीनार ही है और मैं यहां पर कुतुब मीनार बना लेता हूं। ध्यान देना, इधर बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ठीक है? ये क्या है? कुतुब मीनार है और इसकी जो हाइट है उस हाइट को मैंने सपोज कर लिया कि क्या है? ये भी कुतुब मीनार की हाइट है। अब देखना, मान लिया जाए कि अपन कुतुब मीनार देखने गए और वहां पर हमें क्या दिखा? एक इस प्रकार से कुतुब मीनार दिखा, और कुतुब मीनार को देख रहे हैं हम कहां से? ये क्या है? ग्राउंड लेवल है भाई। मान लिया जाए कुतुब मीनार है, मैं यहां से देख रहा हूं, ठीक है? तो ग्राउंड लेवल से हम क्या कर रहे हैं? यहां पर कुतुब मीनार देख रहे हैं, यहां से देख रहे हैं कुतुब मीनार को। और कुतुब मीनार को देखेंगे तो किसको देखेंगे? पूरा का पूरा कुतुब मीनार देखेंगे। यदि हम इसके टॉप को देखते हैं, यहां से हम इसके टॉप को देखते हैं, तो हमारे पास में एक इमेजिनरी लाइन बनती है। ऐसा हम सोच सकते हैं, ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि यहां से इसके टॉप को मिलाने वाली एक क्या है? यहां पर एक लाइन बन रही है, ये वाली लाइन यहां पर बन रही है। जहां से हम देख रहे हैं वहां से इसके बॉटम को अगर देखें तो यहां से भी एक लाइन, इमेजिनरी लाइन हम बोल सकते हैं कि एक क्या बन रही है? यहां पर इमेजिनरी लाइन बन रही है। और तीनों को देखने के बाद में कुतुब मीनार हम बोल सकते हैं, लाइन आप साइट बोल सकते हैं इसको, और एक ग्राउंड वाली लाइन बोल सकते हैं। तीनों को मिला के यहां पर क्या दिखाई दे रहा है आपको? एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है। और इस ट्राइंगल में कितनी चीजें? तो आप बोलेंगे कि सर इसमें ट्राइंगल में एक तो 90 डिग्री का एंगल है, यहां पर एक
एक्यूट एंगल दिखाई दे रहा और एक एक्यूट एंगल यहाँ पर दिखाई दे रहा। तो कितने एंगल दिखाई दे रहे हैं आपके पास? 3 एंगल्स दिखाई दे रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर 3 एंगल्स है, 3 एंगल्स है, और 3 क्या है यहाँ पर? साइड्स है। दिख रही है? एक साइड ये हो गई, सेकेंड साइड ये हो गई, और थर्ड साइड ये हो गई। हमें अगर मान लिया जाए कि ये कितनी है? 6 हो गई, टोटल कितनी हो गई? 6 हो गई। 6 में से ये तो कंफर्म है ना कि आपके पास में ये वाला कितनी डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का एंगल है। भाई जब भी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो एक एंगल तो आपको ऑलरेडी मालूम है ना कितनी डिग्री का है, तो 90 डिग्री का है। तो इसमें से 90 डिग्री वाले एंगल को माइनस कर दिया जाए तो अब हमारे पास में 5 क्वांटिटी, 5 आइटम्स ऐसे हैं जो अभी तक हम यहां पर नहीं जानते हैं। बात क्लियर है? अच्छा, यदि मान लिया जाए कि आपको ये एंगल की वैल्यू मालूम है तो आप इस एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं। निकाल सकते क्या? फिर से और एक बार ध्यान देना इधर। तीनों एंगल का सम कितना होता है? सपोज करें कि ये ABC है तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, और तीनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। हमें मालूम है सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, 180 डिग्री, जिसमें से आपको पता चल गया कि एंगल B की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री है। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितना हो गया? 180, और 90 उस साइड जाएगा तो एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम कितना होगा? 90 डिग्री होगा। क्लियर? यदि मुझे एंगल A की वैल्यू मालूम है 30 डिग्री है तो एंगल C की वैल्यू आप बता सकते कितनी होगी? आपको मालूम है कि एंगल A की वैल्यू 30 डिग्री है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो आप बोलेंगे सर 60 डिग्री होगी क्योंकि दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए। यदि मान लिया जाए कि एंगल C की वैल्यू 10 डिग्री है तो एंगल A की वैल्यू कितनी होगी? तो आप बोलेंगे 80 डिग्री। क्यों? क्योंकि इसका और इसका सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। दोनों का सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। ओवरऑल एक एंगल पता होने के बाद दूसरा एंगल ऑटोमेटिक पता चल जाता आपको। तो अभी भी आपके पास में इसमें से -1 करना पड़ेगा। तो आपके पास में कितनी अननोन वैल्यू अभी तक इस ट्रायंगल में है? कितनी वैल्यू की आपको टेंशन है? तो आप बोलेंगे सर एक वैल्यू ये पता चल जाए तो ये तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगी, तो इसको भी हटा देता हूं मैं, इसको भी हटा देता हूं। तो 4 वैल्यू यहां पर अभी ऐसी है जिसका अभी हमें पता नहीं है। कौन सी 4? 1 2 3। इसकी ज़्यादा टेंशन है हमें कि इसकी वैल्यू कैसे पता कर सकते हैं हम, और एक एंगल, ये वाले एंगल की वैल्यू हमें पता करना है। तो 4 वैल्यू है हमारे पास। सारे क्वेश्चन जब अगला चैप्टर पढ़ेंगे तो सारे क्वेश्चन में आपको इन चारों में से कोई ना कोई वैल्यू आपसे पूछी जाएगी, और 4 वैल्यू में से ये जो 4 वैल्यूज है 1 2 3, इन 4 वैल्यूज में से कोई भी आपको 2 वैल्यूज गिवन रहेगी, कोई भी 2 वैल्यूज गिवन रहेगी। अब देखिए वास्तव में देखा जाए तो डेली लाइफ में इसकी क्या एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन पर हम यहां पर थोड़ा सा एक छोटा सा एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं। देखिए मान लिया जाए कि आप कुतुब मीनार देखने गए, अपने पेरेंट्स के साथ में गए, और आपको यहाँ पर पेरेंट्स ने बताया कि बेटा ये देखो, ये आप पेरेंट्स और आप सभी लोग यहाँ से कुतुब मीनार को देख रहे हैं। ठीक है, मान लिया जाए कि आपने अपने पेरेंट्स से बोला कि पापा मैं ये जो कुतुब मीनार दिख रहा है ना, इसकी हाइट बता सकता हूँ, अभी हाइट बता सकता हूँ। तो पेरेंट्स क्या बोलेंगे? अरे क्यों ऐसी बातें कर रहा है यार, बिना उसके नापे, या तो आप इंटरनेट से देख के बता दो, या तो आपको मालूम होगा, जीएस में मालूम होगा, आपने कहीं पढ़ा होगा। नहीं, मैं अभी इसकी, मुझे नहीं मालूम कि इसकी हाइट क्या है, लेकिन मैं इसकी हाइट अभी के अभी बता सकता हूँ यहाँ से। तो आपके पेरेंट्स खुश होंगे ना, अरे ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई। भाई हाइट नापने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें इस कुतुब मीनार पर यहाँ पर चढ़ना पड़ेगा और यहाँ से हमें टेप लटकाना पड़ेगा, तब इसकी हाइट बता पाएंगे हम। इसके अलावा और क्या तरीका है? इसके अलावा कोई तरीका नहीं है भाई। जब तक हम फिजिकली इसको चेक नहीं करेंगे कितनी हाइट है, तब तक हाइट इसकी बता नहीं सकते। लेकिन अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है तो इसकी हाइट आप तुरंत बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? देखिए आप यहाँ पर खड़े हैं, कुतुब मीनार यहाँ पर है, खड़े हैं या जमीन से आप देख रहे हैं, ऐसा हम यहाँ पर मान सकते हैं। आपने यहाँ पर इसको इमेजिनरी लाइन मान लिया कि ये क्या है, इमेजिनरी लाइन है।
यहां से आप इसको देख रहे हैं तो ये भी क्या बन गई, इमेजिनरी लाइन बन गई। हमें टेंशन इस बात की है कि ये वाला एंगल कैसे पता चलेगा। आपको निकालना क्या क्या है, एक तो आपको ये वाली इसकी वैल्यू निकालनी है, आपको ये वाली वैल्यू मालूम है क्या, नहीं मालूम तो कर लो ना मालूम क्या है। आप यहां पर है, कुतुब मीनार वहां पर है, यहां से जमीन पर से तो टेप लगा सकते हैं आप। तो आप ये वाली वैल्यू क्या है आप बोल सकते हैं हम गिवन है। आई बात क्लियर। ये वाली वैल्यू निकाल सकते क्या, ये वाला डिस्टेंस निकाल सकते क्या, ये तो इमेजिनरी लाइन है और ये तो पॉसिबल नहीं है, तो इसकी भी वैल्यू आपको नहीं मालूम। इसके बाद में ये एंगल नहीं मालूम। हमने क्या बोला कि कोई भी दो वैल्यू मालूम होना चाहिए। तो देखिए एक वैल्यू तो ये मालूम कर सकते हैं आसानी से, जहां पर खड़े हैं वहां से कुतुब मीनार कितने डिस्टेंस पर है। इस वैल्यू को अगर पता कर लिया जाए तो आप कुतुब मीनार की हाइट तुरंत बता सकते हैं। और वो कैसे बता सकते हैं, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद बता पाएंगे। ध्यान देना इधर, इस एंगल को पता करना बड़ा आसान काम है। इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है और इसको थियोडोलाइट बोला जाता है। आप देख भी रहे हो कि काफ़ी पुराना इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे रहा। पहले के टाइम में जो एस्ट्रोलॉजी में जो जिसका यूज़ होता था उस टाइम में ये थियोडोलाइट से क्या है ये एंगल निकालने के काम आता था। लेकिन आज के समय में हम ये इंस्ट्रूमेंट खुद ही बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखिए मैंने क्या किया, एक कार्टून लिया, ठीक है, और इस प्रकार से मैंने क्या किया, उस पर एक सर्कल बनाया। सर्कल का क्या था, ये सेंटर था और सर्कल के सेंटर से मैंने क्या कर दिया, इसको कट कर दिया। और जब कट किया तो आप देखेंगे कि ये डी बन गया। क्या बन गया, डी बन गया। इतनी भी मेहनत करने की जरूरत नहीं, आपके पास में डी होता है ना कंपास बॉक्स में, उस डी का यूज कर सकते हैं आप। देखिए हमने क्या किया, इस डी पर यहां से एक स्ट्रॉ लगा दी। स्ट्रॉ मतलब आप जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं ना, जूस वगैरह पीते हैं, तो उसका एक स्ट्रॉ इस प्रकार से लगा दिया। देखिए मैंने भी एक स्ट्रॉ लगाया, एक पाइप लगाया यहाँ पर। और जो इसका सेंटर है, सेंटर जो सर्कल का सेंटर था, या डी का सेंटर बोल सकते हैं हम, ये वाला डायमीटर का, तो यहाँ से क्या किया हमने, एक रस्सी लटका दी। देखिए इस प्रकार से रस्सी लटका दी, ये रस्सी यहाँ पर लटकी हुई है। और थोड़ा सा कुछ वेट लटका दिया ताकि ये टाइट रहे। इस प्रकार से कोई बाउंडेशन नहीं कि क्या लटका रहे, आप बस जस्ट इसका वेट लगा दीजिए ताकि ये लूज न रहे। तो इस प्रकार से मैंने क्या किया, यहाँ पर देखिए पेन का ही केप लगा दिया मैंने, है ना। तो ऐसा क्या करना है, यहाँ पर एक वेट लटकाना है। आपको मालूम होना चाहिए कि जो डी होता है, डी में क्या होते हैं कि ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और ये 90, है ना। ये क्या होता है 90। और फिर ऐसा बोल सकता हूँ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और ये क्या हो गया 90। ओवरऑल ये कितना होता है, टोटल 180 डिग्री का ये बना होता है, ठीक है। 90 होता है यहाँ पर, 90 होता है यहाँ पर। आप इसको, इस 90 को, चलिए 90 हम यहाँ पर लिख देते हैं, 10, 20, 30 इस प्रकार से लिख देते हैं। जो 90 है ना, देखिए जो 90 है, 90 को आप जीरो कंसीडर करिए। थोड़ा क्या कर दिया हमने, इसको जीरो कंसीडर कर दिया। इस प्रकार से मैंने जीरो कंसीडर कर दिया। और जब मैं, देखिए मैं यहाँ पर हूँ, कुतुब मीनार यहाँ पर है, और मैंने क्या किया, इस प्रकार से जब इसको इसके साथ में रखा तो आपने देखा कि ये वाला कहाँ पर रुक रहा, ये केप यहाँ पर रुक रहा, ये थ्रेड जो है वो कहाँ पर रुक रहा, 90 पर रुक रहा। और फिर यहाँ से जैसे ही आप ऊपर की ओर देखना चालू करेंगे, और जितना आप ऊपर देखेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि ये थ्रेड भी यहाँ से इधर की ओर आएगा। तो आपको यहाँ पर ये पता चल गया ना कि आप जब ऊपर की ओर, जब कुतुब मीनार का जो टॉप आपको दिख रहा, तो उस टाइम में ये थ्रेड जो है वो कहाँ पर है। अब यहाँ से 10, 20, 30, 40, 50 यहाँ से आप मेजर कर लीजिए, तो आपके पास में ये एंगल यहाँ पर पता चल गया। फिर से और एक बार देखिए, हमें क्या करना है, पहले प्लेन लेना है, बिल्कुल सिंपल देखना है। यहाँ से इसको देखना है, जरूरी भी नहीं है देखना उसको। हमें क्या करना है, इस तरह से एक आँख को बंद करना है और दूसरी आँख में से इसको देखना है। और फिर कुतुब मीनार की ओर, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर इस प्रकार से देखेंगे। और जैसे ही कुतुब मीनार का आपको टॉप दिख जाएगा, देखिए अभी कुतुब मीनार का मुझे टॉप दिख गया, जैसे ही टॉप दिखेगा वैसे ही हम क्या करेंगे, इस थ्रेड को, थ्रेड जहाँ पर भी है उसको टाइट पकड़ लेंगे इस प्रकार से। आपको अब ये पता चल गया कि ये यहाँ से ये थ्रेड कितना
मूव किया, और कितना मूव किया, 10, 20, 30, 40, कितना 40 डिग्री। आपको ये पता चल गया कि ये कितना है, 40 डिग्री है। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक 60 डिग्री होगा, उसकी हमें जरूरत भी नहीं है। मैंने क्या बोला था कि एक एंगल ए और तीन साइड में से कितनी हो गए, 4 में से कोई भी 2 चीज़ें अगर हमें मालूम है तो बाकी की चीज़ें हम निकाल सकते हैं। तो आपको ये तो मालूम है और ये एंगल भी पता चल गया, तो अब आप ये भी निकाल सकते हैं इसकी हाइट, और ये भी आप यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। कितनी बड़ी एप्लीकेशन है, छोटी मोटी एप्लीकेशन नहीं है। आपके पेरेंट्स कितने खुश हो गए जब आपने पेरेंट्स से बोला कि मैं कुतुब मीनार की हाइट बता सकता हूँ, और आपने अगर बता दी तो पेरेंट्स से बोलेंगे हाँ बच्चा सही तरीके से पढ़ाई कर रहा और एप्लीकेशन बेस्ड पढ़ाई कर रहा। मैथ्स जो है पूरा डेली लाइफ में यूज होने वाला सब्जेक्ट है ना, तो आपको ये पता चलेगा। देखिए का काम हमने यहाँ पर छोटे से डी में यहाँ पर थियोडोलाइट का काम कर दिया। ठीक है, और भी होता है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, इन सारी बातें हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में करेंगे। ठीक है, वहाँ पर इन बातों को समझेंगे क्योंकि वहाँ पर उसकी जरूरत पड़ेगी। वास्तव में अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर आपने बोला कि हाइट बता सकते हैं, लेकिन अभी तक तो हमें पता ही नहीं चली, कैसे करेंगे। तो उस बात को सीखने के लिए अब हमें ट्रिग्नोमेट्री सीखना पड़ेगा, और जब ट्रिग्नोमेट्री सीखेंगे तब हमें सारी बातें समझ में आएगी कि वास्तव में कैसे हम उसकी हाइट बता सकते हैं। आप देख रहे होंगे कुछ आपको यहाँ पर मैथमेटिशियन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, और ऊपर वाली लाइन कुछ जाने पहचाने से भी नाम दिखाई दे रहे हैं, आर्यभट्ट, वराह मिहिर और ब्रह्मगुप्त जी। आर्यभट्ट, वराह मिहिर और ब्रह्मगुप्त जी, ये मैथमेटिशियन है, इंडियन मैथमेटिशियन, और इनका ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत ही इन्हीं की हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं। इसके बाद में एडमंड गुंटर और हिपरकस। ठीक है, तो इनका भी काफ़ी इसमें योगदान है, और वास्तव में किसका क्या योगदान है इस पर हम यहाँ पर डिस्कशन करें। ध्यान देना इधर। आर्यभट्ट जो है, आर्यभट्ट जी इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्टिंग की है, ये मान के चलिए आप। वर्ड ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक वर्ड से जरूर आया है, लेकिन जो इसकी स्टार्टिंग हुई है वो आर्यभट्ट जी ने की थी, और किस प्रकार से स्टार्टिंग की थी इस पर अभी हम डिस्कशन करते हैं। वराह मिहिर जी और ब्रह्मगुप्त जी ने इनको सपोर्ट किया था, ठीक है ना, और कुछ डेवलपमेंट इन्होंने भी किया था, लेकिन मेन ट्रिग्नोमेट्री की अगर बात करें तो किसने शुरुआत की और किसका मेन इसमें योगदान है, तो आप बोलेंगे कि आर्यभट्ट जी का यहाँ पर योगदान है। फिर कुछ डेवलपमेंट इन्होंने भी किया, और क्या क्या किसने किसने क्या डेवलपमेंट किया उस पर हम अभी डिस्कशन करेंगे। ध्यान देना इधर। ओवरऑल इतनी बातें करने के बाद अभी तक हमें क्या समझ में आई बात, क्या बात समझ में आई? हमें ये बात समझ में आई कि कहीं ना कहीं राइट एंगल ट्रायंगल की यहाँ पर बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? राइट एंगल ट्रायंगल की बात की जा रही है। मतलब ट्रिग्नोमेट्री की जहाँ बात आएगी वहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल तो होगा ही होगा, और नहीं होगा तो उसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल का नाम दे देता हूँ ए, बी और सी, ये 3 नाम दे दिए। आपको मालूम है कि ये जो एंगल है ये कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। ये तो फिक्स है, राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 डिग्री तो रहेगा ही रहेगा। क्लियर? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है? एक्यूट एंगल है। सबके नाम है पर्टिकुलर यहाँ पर, भाई ये क्या है? एक्यूट एंगल है। दोनों एक्यूट एंगल है, ये भी एक्यूट एंगल, ये भी एक्यूट एंगल। अगर ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री है, ऐसा हम यहाँ पर बोल सकते हैं। मतलब तीनों एंगलों के नाम हमारे पास में यहाँ पर मिल गए। आर्यभट्ट जी ने जब ये कॉन्सेप्ट यूज किया, वो कॉन्सेप्ट की शुरुआत कैसे हुई? आर्यभट्ट जी ने देखा कि एक सर्कल है, एक सर्कल है, और इस सर्कल का ये क्या है? सेंटर है। और सेंटर अगर मान लिया जाए सर्कल के किसी 2 पॉइंट को अगर ज्वाइन किया जाए एक लाइन से, तो आपको क्या मिलता है? कॉर्ड मिलती है। ये क्या होती है? इसकी सर्कल की क्या होती है? कॉर्ड मिलती है। कहीं से भी आप मान लिया जाए सर्कल है और सर्कल के कोई भी 2 पॉइंट को ज्वाइन कर दो तो ये सारी क्या है? कॉर्ड है। और आपको ये भी मालूम है ये सारी क्या है? कॉर्ड है। और आपको ये भी मालूम है कि जो इसका डायमीटर होता है, डायमीटर क्या होती है? सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड होती है। क्लियर?
बस यही से आर्यभट्ट जी ने ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत की। कैसे शुरुआत की? ये कॉर्ड है, यदि हम इसके सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर डालें, देखिए मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया, और सपोज करें कि सर्कल की ये क्या कॉर्ड है, कॉर्ड को हिंदी में क्या बोला जाता है? तो जीवा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जीवा बोला जाता है। हिंदी क्यों? क्योंकि इन्होंने जो नाम दिया था वो हिंदी में ही नाम दिया था, और उसको क्या बोला जाता है? जीवा बोला जाता है। अब ये इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर ज्वाइन कर देते हैं और इसको यहाँ पर ज्वाइन कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा और यहाँ पर भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा, दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं, और यही से इन्होंने इसका नाम जीवा दिया। ठीक है, और जीवा जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं, कॉर्ड बोला जाता है। अब ये जो नाम दिया, नाम का मतलब ये हुआ कि उनके पास में, आर्यभट्ट जी के पास में एक कॉन्सेप्ट ये था कि भाई ये ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल में कितनी साइड्स है? 3 साइड्स है, 1 2 और ये क्या हो गए? 3 साइड्स हो गए। इन साइड्स के बीच में कुछ रिलेशन हो सकता है भाई, 3 साइड्स है, इन साइड्स के एंगल तो हमें पता चल गए, लेकिन ये जो साइड्स है, साइड्स के बीच में कुछ रिलेशन हो सकता है, और रिलेशन क्या हो सकता है? यही से इसका ट्रिग्नोमेट्री का डेवलपमेंट हुआ। तो आर्यभट्ट जी ने बोला कि भाई कितने रिलेशन हो सकते हैं, उन्होंने सोचा कि कितने रिलेशन हो सकते हैं। यहाँ पर आप सोचिए जरा कि 3 साइड्स है, 3 साइड्स के बीच में कितने रिलेशन हो सकते हैं? तो आप बोलेंगे कि सर 3 साइड्स के बीच में 3 रिलेशन, इसका इससे रिलेशन, इसका इससे रिलेशन और इसका इससे रिलेशन, 3 रिलेशन हो गए? नहीं, 6 रिलेशन हो गए। 6 कैसे हो गए? देखिए, सपोज करें कि एक फैमिली है और उसमें 3 लोग रहते हैं, एक तो फादर रहते हैं, ठीक है, एक मदर रहती है और एक रहता है सन। 3 फैमिली मेंबर है, और इनके बीच में कितने रिलेशन है? देखिए, इनकी ये कौन है? वाइफ है। ये कौन है? इनकी ये कौन है? वाइफ है। और इनके ये कौन है? फादर है, सॉरी, इनके ये कौन है? ये हस्बैंड है। देखना फिर से और एक बार ध्यान देना इधर। मान लिया जाए कि आपके फादर है, मदर है और सन है, 3 लोग रहते हैं एक फैमिली में, तो तीनों के बीच में कितने रिलेशन हो सकते हैं? कितने रिलेशन के नाम हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं? तो आप बोलेंगे कि इनकी ये कौन है? वाइफ है, और इनकी ये कौन है? तो हस्बैंड है। कितने रिलेशन हो गए? 2 रिलेशन। इसके ये कौन है? सन है, तो इसके ये कौन है? फादर है। कितने हो गए? यहाँ पर भी 2 रिलेशन हो गए। और यहाँ पर इसकी ये कौन है? मदर है, तो इसका ये कौन है? सन है। तो यहाँ पर भी 2 रिलेशन, यहाँ पर भी 2 रिलेशन, यहाँ पर भी 2 रिलेशन, तो टोटल रिलेशन कितने हो गए? 6 रिलेशन हुए। और जब हमने रिलेशन निकाला, तो जब तक हम इनके नाम नहीं देंगे तब तक रिलेशन कहाँ से निकालेंगे? भाई आपको पता चल गया कि ये फादर है, ये मदर है, और ये क्या है? माई सेल्फ या सन है, ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ पर सिचुएशन क्या बनी है कि हमने क्या किए? इनके नाम दिए, तब आप बोल सकते हैं कि इसकी ये वाइफ है, इनके ये कौन है? हस्बैंड है, इनके ये सन है और इनके ये फादर है, इनकी ये मदर है और इनका ये सन है। तो इस प्रकार से हमारे पास में 6 रिलेशन हुए। तो आर्यभट्ट जी ने ये बोला कि भाई जब 3 यहाँ पर भी मेंबर है, तो तीनों के बीच में भी तो कुछ रिलेशन हो गए, तो इन रिलेशनों के नाम इंपॉर्टेंट है, इनके नाम होना जरूरी है, तभी हम यहाँ पर रिलेशन डिफाइंड कर पाएंगे। तो नाम क्या दिए? सबसे पहले तो इनने ये बोला कि भाई ये 2 एक्यूट एंगल है ना, इस दोनों एक्यूट एंगल में से एक एंगल को कुछ प्रिंसिपल एंगल बना दिया जाए, एक हेड बना दिया जाए। भाई जब तक हेड नहीं बनाएंगे तब तक रिलेशन में मजा नहीं आएगा। जैसे ये फैमिली है, इस फैमिली का हेड कौन है? उसके फादर है, होता है ना घर में। अगर मान लिया जाए कि दादाजी, पिताजी और मम्मी और थोड़ी बड़ी फैमिली है, तो हमारे घर के हेड हमारे दादाजी होते हैं, उनकी कमांड चलती है, वो जैसे जैसे गाइड करते हैं उस हिसाब से फैमिली चलती है। तो सेम इसी प्रकार से इस ट्राइंगल में भी कोई न कोई एक हेड का होना जरूरी है। तो उस हेड किसको बनाए? या तो इसको बना दो हेड, और या तो फिर इसको बना दो, दोनों में से एक हेड बनाओ, दोनों को मत बनाओ। दोनों को बनाएंगे तो फिर लड़ाई झगड़े हो गए, होता है कि ना, घर में अगर 2 हेड रहे तो फिर लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। वो बोलता है ऐसा होना चाहिए, दूसरा हेड बोलता है ऐसा होना चाहिए, और फिर इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। तो सेम ऐसे ही क्या किया आर्यभट्ट जी ने, एक को हेड बना दिया। और हेड कोई मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी नहीं है,
हमने जस्ट यहां पर समझने के लिए लिखा है। जिसको भी हेड बनाएंगे, जिसको भी हेड बनाएंगे, मान लिया जाए मैंने इसको हेड बनाया, तो इस एक्यूट एंगल और 90 डिग्री को मिलाने वाली, ज्वाइन करने वाली जो लाइन रहेगी उसको बोला जाएगा बेस। क्या बोला जाएगा? बेस बोला जाएगा। इस लाइन का नाम क्या रहेगा? बेस रहेगा। क्लियर सी बात है। बेस क्यों? बेस क्यों? आपको लग नहीं रहा कि ये जो ट्रायंगल है इस बेस के ऊपर टिका हुआ है, तो ये बेस बना दिया। अच्छा, जो हेड है, हेड के अपोजिट जो साइड रहेगी, इसके सामने की जो साइड रहेगी अपोजिट साइड, तो उसको बोला जाएगा परपेंडिकुलर। क्या बोला जाएगा? परपेंडिकुलर। इसको बोला जाएगा परपेंडिकुलर। ये इंपॉर्टेंट है। इसके सामने जो भी एक्यूट एंगल को आप डिफाइन करेंगे, उसके सामने की जो साइड रहेगी उसको परपेंडिकुलर बोला जाएगा, और 90 और थीटा के बीच की साइड को बेस बोला जाएगा। बाकी कौन बची है? बाकी कौन बची है? हाइपोटेन्यूस, सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूस। हाइपो मतलब सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे बड़ी होता ना। हाइपो मीन्स क्या होता है? सबसे बड़ी। और आपको मालूम है कि इस ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है? हाइपोटेन्यूस होती है, इसलिए इसका नाम क्या कर दे दिया? हाइपोटेन्यूस नाम दे दिया। बात क्लियर है? तो अब 3 साइड बन गए। अब मुझे ये बताइए कि आर्यभट्ट जी के अकॉर्डिंग इन तीनों साइड के बीच में रिलेशन कितने होंगे? कितने रिलेशन हो गए? तो आप बोलेंगे सर 6 रिलेशन हो गए। कैसे रिलेशन हो गए? इसका इससे रिलेशन, इसका इससे रिलेशन, है ना। इस साइड का इस साइड से रिलेशन, और इस साइड का भी इस साइड से रिलेशन। सेम ऐसे ही इस साइड का इस साइड से रिलेशन, और इस साइड का इस साइड से रिलेशन। सेम ऐसे ही इस साइड का इस साइड से रिलेशन, फिर इस साइड का इस साइड से रिलेशन। तो हमारे पास में ऐसे कितने रिलेशन हो गए? टोटल 6 रिलेशन हो गए। और इन्हीं रिलेशन को आर्यभट्ट जी ने बोला ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब देखेंगे हम कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या होते हैं। मान लिया जाए कि हमारे पास में कोई राइट एंगल ट्राइंगल है। देखिए मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा हूँ, और इसका नाम भी दे देता हूँ मैं ए, बी और सी। हमें मालूम है कि इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये तो एंगल कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का हो गया। और इसी के साथ में ये वाला एंगल सपोज करें कि ये थीटा है, तो ये बात क्लियर हम समझ चुके हैं अभी तक कि बी सी मतलब थीटा और 90 डिग्री के बीच की साइड को क्या बोला जाएगा? बेस बोला जाएगा। ठीक है। थीटा की अपोजिट जो साइड रहेगी उसको क्या बोला जाएगा? परपेंडिकुलर। ठीक है ना। इसको क्या बोला जाएगा? परपेंडिकुलर बोला जाएगा। और इसको बोला जाएगा हाइपोटेन्यूस। ठीक है, हाइपोटेन्यूस। ये बात क्लियर है। हमें ये भी मालूम है कि इनके बीच में एक रिलेशन होता है। देखिए इसका इससे रिलेशन होगा और इसका इससे रिलेशन होगा। सेम इसी प्रकार से इस साइड का इस साइड से रिलेशन होगा, और इसका इससे भी रिलेशन होगा। परपेंडिकुलर का बेस से और बेस का परपेंडिकुलर से रिलेशन होगा। तो कितने रिलेशन हो गए? 6 रिलेशन हो गए। और इन्हीं 6 रिलेशन को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कहा जाता है। और इस बात को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो अब आगे हमें समझना है वो इसी रेशो के ऊपर डिपेंड करेगी। क्लियर सी बात है कि हमने जब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हुआ था उस टाइम में हमने डिस्कशन किया था कि आर्यभट्ट जी का इसमें बहुत बड़ा रोल है। काय में? ट्रिग्नोमेट्री के लिए। तो आर्यभट्ट जी का क्या रोल है? तो फिर से थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझ ले कि आर्यभट्ट जी ने बोला था कि ये क्या है? सर्कल है, और सर्कल की क्या है? कॉर्ड है। ठीक है। और इसका ये सेंटर है वो, और वो से अगर इस पर परपेंडिकुलर डाला जाए तो ये क्या बन जाएगी? इसकी सेमी कॉर्ड बन जाएगी, या हाफ कॉर्ड बोल सकते हैं हम इसको। और इसको अगर ज्वाइन कर देंगे तो यहाँ क्या बनेगा? एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। एक्चुअल जो कॉर्ड है ना, वो पूरी फुल जो कॉर्ड है उसकी ये क्या बन जाएगी? हाफ कॉर्ड बन जाएगी। और इसको उन्होंने बोला था अर्धज्या। क्या नाम दिया था? अर्धज्या। और अर्धज्या को जीवा के भी नाम से जाना जाता है। ठीक। अब इसको इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? तो सेमी कॉर्ड। ठीक है ना। अब आर्यभट्ट जी ने अपनी आर्यभट्ट बुक में इसका जिक्र किया हुआ है, वहां पर उन्होंने ये बताया। ठीक है ना। अब इसका
जो नाम है, नाम को अरबी लैंग्वेज में इसको साइनस कहा गया। क्या बोला गया? साइनस। और साइनस के नाम से पॉपुलर हुआ, और साइनस से फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, और इसका लैटिन लैंग्वेज में इसका नाम क्या दिया गया? साइन। इसका नाम क्या दिया? साइन नाम दिया गया। क्लियर? अच्छा, साइन किस प्रकार का रिलेशन है? तो ये रिलेशन है परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज। इसके बाद में धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट हुआ, और एडमंड गुंटर जी ने बोला कि भैया ये साइन जो है वो काफ़ी बड़ा नाम है, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए। तो छोटा कर दिया गया, तो एडमंड गुंटर जी ने इसका नाम क्या रख दिया? साइन, मतलब 3 कैरेक्टर में इसका नाम रख दिया। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से साइन का डेवलपमेंट हुआ। फिर इसके बाद में आर्यभट्ट जी ने बोला कि भाई ये क्या है? परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज है। अब यहाँ पर एक कंडीशन और हमारे पास में बन रही है, ध्यान देना इधर। कैसी कंडीशन बन रही है? सपोज करें कि कोई एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में क्या हो गया? ये ए, बी और ए सी। मान लिया जाए कि ये अगर थीटा एंगल है, अभी थीटा कौन था? सी था। यदि हम एक्यूट एंगल इसको ले, और ये तो परपेंडिकुलर है, ये तो फिक्स है, तो एक्यूट एंगल और परपेंडिकुलर के बीच की साइड को बेस बोला जाता है। ये बात हमें मालूम है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, इसके अपोजिट साइड को क्या बोला जाता है? परपेंडिकुलर बोला जाता है। और सबसे लॉन्गेस्ट जो साइड रहेगी उसको क्या बोला जाता है? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का अगर रेशो देखा जाए तो क्या है? ए बी और ए सी का रेशो है। और यहाँ पर जब एंगल चेंज हो गया तो ए बी क्या बन गया? यहाँ पर बेस बन गया, तो उल्टी बात हो गई ना। क्या हो गई? उल्टी बात हो गई। तो इसके लिए फिर आर्यभट्ट जी ने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज़ किया, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए उन्होंने बोला कि कोसाइन, कोसाइन, कोसाइन। और फिर इसके बाद में जोनस मुरे मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने इसका नाम क्या दे दिया? शॉर्ट फॉर्म इसका बना दिया कास। और सेम इसी प्रकार से आगे भी डेवलपमेंट हुआ, टेंजेंट, टेंजेंट, और फिर कोटेंजेंट, कोटेंजेंट, टेंजेंट, और फिर इसके बाद में सेकेंड, सेकेंड, और फिर इसके बाद में नया रेशो मिला कोसेकेंड, कोसेकेंड। और इनके बीच में रिलेशन क्या हुआ, और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? तो देखिए, यहाँ पर भी 3 कैरेक्टर है, यहाँ पर भी 3 कैरेक्टर है, तो यहाँ पर भी 3 कैरेक्टर। टेंजेंट को टेन बोला गया, इसके बाद में कोटेंजेंट को कॉट बोला गया, इसके बाद सेकेंड को सेक कहा गया, और कोसेकेंड को बोला गया कोसेक। क्या बोला गया? कोसेक। आप देखेंगे कि यहाँ पर सभी 3 कैरेक्टर में है, और ये क्या है? 5 कैरेक्टर है। तो इसका भी एक शॉर्ट फॉर्म होता है, और इसको बोला जाता है CSC। कोसेक को आप शॉर्ट में इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा पॉपुलर ये है, कोसेक है, इसलिए मैंने इसको लिखा। अब आपने ये देखा कि जब थीटा सी है तब बेस BC बन गया, और जब थीटा ए है तब बेस कौन बन गया? AB बन गया। तो यहाँ पर सिचुएशन चेंज हो रही है। तो हमें यहाँ पर ये बताना होगा, क्योंकि सब नाम जो डिपेंड करेगा किस पर डिपेंड करेगा? थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आपको यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के साथ में जो एंगल है, किस एंगल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो आप चाहो तो एंगल C इस प्रकार से सभी के साथ में एंगल C लिख सकते हैं। या तो फिर अगर ये एंगल की बात कर रहे हैं तो ये एंगल लिख सकते हैं यहाँ पर। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि इस डायग्राम की बात कर रहे हैं या इस डायग्राम की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान देना इधर। यदि हम इसका नाम ना लिखे तो इसके एंगल की वैल्यू भी लिख सकते हैं। तो साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, इस प्रकार से यहाँ पर लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है यहाँ कि रिलेशन किस प्रकार से डेवलप हुई है। तो देखिए, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है कि इधर से इधर, मतलब परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। कास थीटा हो जाएगा बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। और टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। ये मेन 3
रेशियो तो हमारे पास में यहाँ पर मिल गए। देखना पहला क्या है, फर्स्ट है परपेंडिकुलर का हाइपोटेनिस से, सेकंड है बेस का हाइपोटेनिस से, और थर्ड है परपेंडिकुलर का बेस से। बाकी के 3 रिलेशन कैसे बनेंगे भाई? स्वाभाविक सी बात है कि पिताजी की मम्मी कौन है? वाइफ है। तो मम्मी के पिताजी कौन है? हमारे पिताजी। मम्मी के कौन है? तो हस्बैंड है। तो दोनों इधर से इस प्रकार से रिलेशन बनता है। तो सेम इसी प्रकार से जिस प्रकार परपेंडिकुलर का और बेस का रिलेशन बना, इसको भी अगर हम पलटा दे तो एक नया रिलेशन मिलेगा, और इसको क्या बोला जाता है? बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। सेम ऐसे कास को अगर चेंज कर दिया जाए तो क्या बनेगा? हाइपोटेनिस बाय बेस। और साइन को अगर चेंज कर दिया जाए तो हाइपोटेनिस बाय परपेंडिकुलर। इस प्रकार से हमारे पास में 6 रिलेशन यहाँ पर मिल गए। इस रिलेशन की एक खासियत हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। क्या दिख रही है? आप यहाँ पर अगर देखेंगे इनको तो साइन का अपोजिट कौन है? कोसेक है। कैसे? ये परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनिस, तो ये क्या? हाइपोटेनिस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। कास का सेक से, बेस बाय हाइपोटेनिस, तो ये क्या हो जाएगा? बेस बाय हाइपोटेनिस, तो हाइपोटेनिस बाय बेस। इसको पलटा दिया हमने तो सेक बन गया। सेम 10 को अगर पलटा दिया तो क्या बन गया? कॉट बन गया। तो इस प्रकार से हमारे पास में एक रिलेशन यहां पर बन जाता है। बात क्लियर है? अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर इसको याद कैसे रखेंगे? तो याद रखने के हमारे पास में अलग अलग तरीके हैं। कैसे? देखिए, याद रखने का एक तो तरीका हम ऐसा याद रख सकते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और भी कई तरीके हैं, इसको आप अपने हिसाब से भी अरेंज कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं क्या बोल रहा हूं, ये साइन, आपको इसका आर्डर मालूम होना चाहिए। आर्डर कैसे मालूम होना चाहिए? साइन के बाद कास आता है, कास के बाद टेन, कॉट, सेक, कोसेक। साइन, कास, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ये आर्डर फिक्स आपको ऐसा याद रखना है। तो फिर ये फार्मूले बड़े आसानी से आप बना सकते हैं। कैसे? ये बन गया साइन। साइन के बाद कौन आता है? कास। कास के बाद टेन आता है, और टेन के बाद कॉट आता है, और कॉट के बाद सेक आता है। आर्डर मालूम है ना हमें। और इसके बाद क्या आता है? कोसेक आता है, कोसेक थीटा। सबसे पहले देखिए साइन थीटा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनिस। पी मीन्स क्या है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। बी मीन्स क्या है? बेस, बेस। और एच मीन्स क्या है? हाइपोटेनिस। ठीक है? देखिए, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनिस, कास थीटा बेस बाय हाइपोटेनिस, टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। बन रहे फार्मूले पूरे। कॉट थीटा बेस बाय परपेंडिकुलर, सेक थीटा नीचे से ऊपर हाइपोटेनिस बाय बेस, कोसेक थीटा हाइपोटेनिस बाय परपेंडिकुलर। तो इस प्रकार से आपके पास में यहाँ पर फार्मूले बन जाते हैं। क्लियर? तो ऐसे भी आप फार्मूलों को याद रख सकते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है हमारे पास में कि सर जब भी हमें कोई क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा तो हमें इतना बनाना पड़ेगा, ये सब बनाना पड़ेगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और ये स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, तब तो फार्मूले याद रह पाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा कि हमारा टाइम कंज्यूम हो रहा। ठीक है? और 10th क्लास में आपको मालूम है कि एग्जाम में कहीं ना कहीं टाइम की शॉर्टेज आती है। तो ऐसे केस में आप इसका दूसरा तरीका यूज़ कर सकते हैं, और इसका दूसरा तरीके पर हम डिस्कशन करते। देखिए, मैंने क्या किया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देता हूँ। ये वाला एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया यहाँ पर। देखिए, ये क्या बन गया? परपेंडिकुलर, ये बन गया बेस, और ये बन गया हाइपोटेनियस, इसको ज्वाइन करने वाली लाइन। ठीक है? ऐसा बना देता हूँ तो एग्जैक्ट बन जाएगा। देखिए, ये क्या बन गया? परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये क्या बन गया? हाइपोटेनियस। राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको? ये 90 डिग्री का एंगल, और ये क्या बन गया? थीटा बन गया। देखिए, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। आपको आर्डर मालूम है इसका? कैसे आर्डर मालूम है? साइन, कास, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। साइन, कास, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। कहने का मतलब साइन के बाद कास आता है, कास के बाद टेन आता है, टेन के बाद कॉट, कॉट के बाद सेक, और सेक के बाद कोसेक। देखिए, अब सबसे पहला फार्मूला, वर्चुअली आप सोचिए कि ऐसा हमें एक क्या ट्राइंगल दिखाई दे रहा, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनिस। देखिए, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनिस। देखना फार्मूला कैसा याद रहेगा। सबसे पहले साइन,
परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, कास बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टेन परपेंडिकुलर बाय बेस। हो गया फार्मूला यार। देखिए सबसे पहले इसके अपान में ये, सेकेंड में इसके अपान में ये, और थर्ड में इसके अपान में ये। तो ऐसा आप तीनों फार्मूले ऐसे स्टार्टिंग वाले याद रख सकते हैं। और बाकी के ये तीन फार्मूले, इनको पलटा दिया तो ये आ गया, इसको पलटी खा गया तो ये आ गया, और इसने पलटी खा गई तो ये आ गई। तो ऐसे हम सारे फार्मूले आसानी से याद रख सकते हैं। ये पंडित बद्री प्रसाद की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब यहां पर थोड़ा सा ऐसा देखिए आप, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, P डिवाइडेड बाय एच, और कास थीटा इज इक्वल टू क्या है, B डिवाइडेड बाय एच। यदि मैं इसके साइन के अपान में कास कर दूं और इधर भी राइट हैंड साइड में इसके अपान में ये कर दूं तो क्या आ जाएगा, देखिए एच से एच कैंसिल, क्या बचा, P डिवाइडेड बाय B। साइन थीटा डिवाइडेड बाय कास थीटा इज इक्वल टू क्या बचा आपके पास में, P डिवाइडेड बाय B। बचा ना P डिवाइडेड बाय P। P डिवाइडेड बाय P किसका फार्मूला है, टेन थीटा का फार्मूला है। तो कहने का मतलब इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि टेन थीटा, इधर लिख रहा हूं मैं टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कास थीटा। तो एक फार्मूला आपको ये भी यहाँ पर मिल जाता है। तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, तो ये बन गए यहाँ पर क्या फार्मूले। और सेम इसी प्रकार से टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है। देखिए टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। इसका मतलब कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू कास ऊपर आ जाएगा, साइन नीचे आ जाएगा, तो कास थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ये दो फार्मूले कैसे याद रखेंगे, तो देखिए सबसे पहले क्या आता है, साइन, फिर क्या कास, फिर टेन, कॉट, सेक, कोसेक। साइन डिवाइडेड बाय कास इज इक्वल टू टेन, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कास थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। हो गया याद, लगातार ही बोल रहे हम। सेम कॉट थीटा का पलटा दो तो कॉट थीटा बन जाएगा। तो इस प्रकार से यहां पर फार्मूले हम याद रख सकते हैं। अब ध्यान देना, इधर हमें सबसे यहां पर मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है याद रखना है कि बेस, किसी ट्राइंगल में बेस क्या बनेगा, परपेंडिकुलर क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा। यहां पर बच्चे यहां पर गड़बड़ करके आते हैं। मान लिया जाए कि मेरे पास में ए, बी और सी कोई ट्राइंगल है और ये 90 डिग्री का एंगल दिखाई दे रहा हमें, और ये क्या बन गया, थीटा बन गया। अब आप बताइए कि बेस क्या होगा इसमें। तो हमें मालूम है कि 90 डिग्री और थीटा के बीच की जो साइड होती है उसको हमेशा बेस बोला जाता है। तो ये क्या बन जाएगा, इसमें बेस बोला जाएगा। और ये क्या बनेगा, थीटा की अपोजिट साइड जो है वो क्या बनेगी, परपेंडिकुलर बनेगी। और ये क्या बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। मतलब बेस और परपेंडिकुलर डिपेंड करेगा कि आपने थीटा किसको लिया है। फिर से और एक बार, ये 90 डिग्री है और सपोज करें कि ये थीटा है, आपके पास में ए, बी और सी है। अब बेस कौन बनेगा, तो आप बोलेंगे कि थीटा और 90 डिग्री के बीच की साइड को बेस बोला जाता है, और ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा, और ये बनेगा हाइपोटेन्यूज। फिर से और एक बार, ये थीटा है और ये 90 डिग्री है। अब बेस कौन है, थीटा और 90 डिग्री के बीच की साइड को बेस बोला जाता है। ये बन जाएगा थीटा के अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर, और ये बन जाएगा हाइपोटेन्यूज। अब चाहे डायग्राम कैसा भी बना लो आप, ठीक है ना, कैसा भी बना लो। मान लिया जाए कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है और ये थीटा है। बेस कौन बनेगा, तो मेरे ख्याल से आप बता सकते हैं कि थीटा और 90 डिग्री के बीच की साइड को बेस बोला जाता है, इसको परपेंडिकुलर बोला जाता है, और इसको हाइपोटेन्यूज बोला जाता है। बस इस बात का आपको खास करके ध्यान देना है। कितने फार्मूले हो गए आपके पास में, 6, और ये कितने हो गए, 2, 8 फार्मूले यहां पर मिल गए। अब देखिए मेरे ख्याल से बेस और परपेंडिकुलर में ये उम्मीद कर रहे हैं कि अब यहां पर हमारे से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए आपको मालूम है कि साइन का उल्टा क्या होता है,
कोसेक होता है। देखिए ना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनिस, तो यहाँ हाइपोटेनिस बाय परपेंडिकुलर है। इसका मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा। सही बोल रहा हूं क्या मैं? सही बोल रहा हूं? क्यों? देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनिस। इसको अगर मैं 1 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनिस बाय परपेंडिकुलर लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं ना, या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनिस बाय परपेंडिकुलर। किसका फार्मूला है, कोसेक थीटा का। आगे बात समझ में। अब देखिए सेम ऐसे ही कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ऐसे ही कास थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, मेरे ख्याल से आप बता सकते हैं कि कास किसका रेसिप्रोकल है, सेक का, तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय सेक थीटा। और सेक थीटा क्या हो जाएगा 1 बाय कास थीटा। और टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाय कॉट थीटा। और कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाय टेन थीटा। तो इस प्रकार से हमारे पास में ये फार्मूले यहां पर बनते आ रहे हैं। ठीक, तो बड़े आसानी से हम ये सारे फार्मूले बना सकते हैं। ठीक है, ये 6 फार्मूले अगर याद है तो इन्हीं 6 फार्मूले से हमारे पास और भी कई सारे फार्मूले बनते हुए जाएंगे। और कैसे बनेंगे हम बना के दिखाएंगे, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो साइन थीटा है, साइन थीटा अगर हमने कभी अगर साइन लिखा तो इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। क्यों? थीटा क्या होता है, थीटा का बड़ा इंपॉर्टेंस है, वही है इसमें। साइन का मतलब क्या है, साइन थीटा का मतलब क्या है कि दो साइड के बीच में रिलेशन। यदि मान लिया जाए थीटा है तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनिस का रिलेशन है। कब रिलेशन है, जब कोई एंगल एक्यूट एंगल थीटा है। तो आप अगर केवल साइन लिखते हैं तो साइन का मीनिंगलेस हो जाएगा, ये इसकी कोई मीनिंग नहीं है। जब तक यहां पर थीटा नहीं लिखेंगे तब तक इसकी मीनिंग नहीं आएगी। क्लियर? तो ये बात याद रहे कि थीटा का साथ में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो के साथ में थीटा का होना कंपलसरी है। कंपलसरी मतलब थीटा की जगह आप सी भी लिख सकते। क्यों? क्योंकि यहां पर थीटा कौन सा एंगल है, सी एंगल है, यहां पर सी लिख सकते हैं। थीटा मतलब एक्चुअल उसकी वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री है कि 40 डिग्री है, ये मतलब हुआ। ठीक है, ये भी ग्रीक वर्ड है थीटा, तो एंगल की वैल्यू को ग्रीक वर्ड से डिनोट किया जाता है। ये याद रहे कि साइन और थीटा का मतलब ये कभी भी नहीं है कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि साइन थीटा ये इंडिकेट करता है कि किस एंगल के लिए इसको सॉल्व कर रहे हैं। ये मल्टीप्लिकेशन कभी नहीं होगा। ठीक है, इसकी मीनिंग मल्टीप्लिकेशन नहीं होती है। कई बार ऐसा लिखने में आता है कि साइन थीटा का स्क्वायर, तो कई बच्चे ये समझते हैं कि साइन स्क्वायर और थीटा स्क्वायर। गलत बात। इसका मतलब ये होता है कि साइन स्क्वायर थीटा, थीटा तो उतना ही रहेगा लेकिन जो भी साइन थीटा की वैल्यू रहेगी उसका स्क्वायर होगा। मान लिया जाए कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 1/2 है, तो साइन थीटा का स्क्वायर बोलिए चाहे साइन स्क्वायर थीटा बोलिए, इसका मतलब होगा कि 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4। क्लियर? तो ऐसा हम यहां पर बोल सकते हैं। तो इसी बेस पर अब हम देखते हैं एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर, और आपको पहले प्रॉपर तरीके से एक एक क्वेश्चन को देखना है, और देखने के बाद में फिर आपको एक बार कोशिश करना है मतलब खुद को क्वेश्चन बनाने की कोशिश करना है, और फिर उसके बाद देखेंगे कि आप बड़े आसानी से इसके क्वेश्चन बना पाएंगे। लेकिन पहले एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आप देखिए, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और उसकी एक बार प्रैक्टिस करिए, और तब बोलेंगे हम कि ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट जो बेसिक है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो देखते हैं हम एक्सरसाइज और नेक्स्ट क्लास में।